हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 10th के मॉडल क्वेश्चन पेपर की बात करने वाले हैं। ये वो क्वेश्चन पेपर है जो यूपी बोर्ड ने जारी किया है 2022 और 2023 के लिए। तो पैटर्न आपका सेम टू सेम ऐसा ही रहने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल रहता है कि सर हमारा पैटर्न किस टाइप का आएगा, हम किस टाइप के क्वेश्चंस इस टाइप से आएंगे, हमें कैसे पढ़ना है। तो चलिए, वैसे तो मैंने आपको पैटर्न ऑलरेडी बता दिया है, सिलेबस क्या क्या आ रहा है वो भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आज हम बात करने वाले हैं इस मॉडल क्वेश्चन पेपर के बारे में, और ये इंग्लिश का है, क्लास 10th का। 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 3 आवर्स 50 मिनट्स यानी कि 3 घंटे 15 मिनट का टाइम है। जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। पहला इंस्ट्रक्शन है, द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। यानी कि 15 मिनट स्टार्टिंग के आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे। सेकंड है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं, इन सब क्वेश्चन को करना है। तो थर्ड है, वो है, दिस क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये पेपर हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए और बी के अंदर। और जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है हमारा, वो है पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स ईच। यानी पार्ट ए के अंदर आपको 20 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, यानी कि एमसीक्यू हैं, और उनका एक एक नंबर पहले से ही तय है। यानी कि पार्ट ए के अंदर आपको टिक द करेक्ट है 20, और 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आपको 20 मार्क्स ही मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। 5 में, रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शंस एंड मार्क योर आंसर ऑन गिवन OMR शीट। डू नॉट इरेज, कट और यूज वाइटनर ऑन द OMR शीट। OMR शीट को आपको कैसे फिल करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ मॉडल पेपर की, आप उसको देख लीजिएगा। नहीं पता है तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा कि आपको OMR शीट कैसे फिल करनी है। 6 क्वेश्चन, पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। पार्ट बी के अंदर डिस्क्रिप्टिव है यानी कि लिखने वाले क्वेश्चंस हैं। और 7th है, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के नीचे मार्क्स इंडिकेट हैं। पार्ट ए, रीड द क्वेश्चन पैसेज केयरफुली एंड चूज द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग एज फॉलोज। आपको ये पैराग्राफ जो है वो पढ़ना है, और उसके बाद जो हमें आंसर्स हैं वो छांट के यहाँ पर लिखने हैं। 3 क्वेश्चंस हैं आपके यहाँ पर, तो आपको 3 क्वेश्चंस यहाँ पर फिल करने हैं। दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न दैट in all matters the two extremes are alike, the extreme positive and the extreme negative are always similar. When the vibrations of light are too slow, we do not see them, nor do we see them when they are too rapid. So with sound, when very low in pitch, we do not hear it. Very लो इन पिच, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वेरी लो इन पिच। जब वे बहुत ही लो होते हैं पिच में, वी डू नॉट हियर इट, हम उसे नहीं सुन सकते। और फर्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ही है, वी आर अनेबल टू हियर ए साउंड इफ इट इज़ टू लो। जाहिर सी बात है कि अगर ये टू लो है तो हम इसको नहीं सुन पाएंगे। अभी आगे पढ़ लेते हैं। वैन वेरी हाई वी डू नॉट हियर इट आदर। और जब ज़्यादा हाई होती है तब भी हम नहीं सुन सकते, यानी कि हमारा बी ऑप्शन भी करेक्ट है। इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। ए एंड बी, जब आवाज़ ज़्यादा होगी, वेरी हाई एंड वेरी लो, तो हम उसे नहीं सुन सकते। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया है। अब सेकंड क्वेश्चन के पास कर लेते हैं, उससे पहले आगे पढ़ लेते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्या है, द टू एक्सट्रीम्स आर लाइक मीन्स। टू एक्सट्रीम्स जो है वो क्या है, एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सट्रीम नेगेटिव, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशन और ऑल ऑफ द अबव। चलिए इसमें पढ़ देते हैं क्या है इसका आगे। ऑफ लाइक नेचर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेसिस्टेंस एंड नॉन रेसिस्टेंस। वन मैन डज नॉट रेसिस्ट बिकॉज ही इज वीक, लेजी एंड कैन नॉट। द अदर मैन knows that he can strike an irresistible blow if he likes, yet he does not strike but blesses with enemies. The weak who shows non-resistance is oppressed, while the stronger one commits a sin if he offers resistance. इसका मतलब यहाँ ऊपर है, द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड द एक्सट्रीम निगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर। दोनों ही सिमिलर हैं, दोनों अलग नहीं हैं, दोनों ही सिमिलर हैं, एक्सट्रीम पॉजिटिव भी और एक्सट्रीम निगेटिव भी। तो यहाँ पर कौन सा होगा, वी गोट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशन।
यानी कि हम लगभग सेम रिजल्ट पाएंगे दोनों सिचुएशन में। तो हमारा ये कर जो है वो करेक्ट, द टू स्ट्रीम्स आर अलाइक, यानी कि दोनों जो हमारे एक्सट्रीम्स हैं पॉजिटिव और निगेटिव, उनका जो हमारा रिजल्ट मिलेगा वो सेम रिजल्ट मिलेगा बोथ सिचुएशंस में। ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। सेकंड का हमारा आंसर हो गया है कि अलाइक मतलब सेम होते हैं, तो इसलिए सी वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो, कौन सा वर्ड जो है वो इसके अंदर स्लो का अपोजिट है। अब स्लो मतलब हल्के होता है, और यहाँ पर हम देखेंगे तो रैपिड का मतलब होता है फास्ट, यानी कि तेज। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर रैपिड जो है बी वाला ऑप्शन वो करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। आई डैश देयर विद माई पेरेंट्स, आई वेंट देयर विद माई पेरेंट्स, मैं गया, ये भी सही हो सकता है। आई हैड गॉन देयर विद माई पेरेंट्स, मैं जा चुका था। एंड आई विल गो देयर विद माई पेरेंट्स। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पर तीनों ही तीनों जो हैं वो हम यहाँ पर करेक्टली चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आई के साथ वेंट अगर हम लगाएंगे, आई वेंट देयर विद माई पेरेंट्स, तो यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। आई हैड गॉन लगाते हैं तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाता है, आई हैड गॉन देयर विद माई पेरेंट्स। और आई विल गो देयर विद माई पेरेंट्स लगाते हैं तो मैं जाऊँगा। हालांकि आई के साथ विल नहीं आता है, लेकिन एक स्पेशल केस में अगर हम श्योरिटी की बात करते हैं, श्योरिटी यानी कि पूरा भरोसा, तब हम आई के साथ विल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो डी वाला ऑप्शन होना चाहिए। ऑल ए बी सी आर करेक्ट, क्योंकि तीनों ही यहाँ पर करेक्ट आंसर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, अगर तुम नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए रेडी रहते हो, चाहते हो, तो तुम क्या हो, तुम हो उत्सुक यानी कि क्यूरियस। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। 6 क्वेश्चन है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए इसको रीअरेंज करना है। ऑप्शन दिए हुए हैं बहुत सारे। माई टॉयज लव्स टू शेयर हिज ब्रदर, डाउन मतलब इतना सही नहीं है। ब्रदर लव्स हिज टॉयज टू माई शेयर, ये भी इतना करेक्ट नहीं है। माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज, मेरा भाई प्यार करता है अपने खिलौनों को शेयर करने का। तो फिर यहाँ पर टू शेयर माई ब्रदर हिज टॉयज लव्स कोई सेंटेंस नहीं बनता है सी के अलावा। केवल सी ऑप्शन जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन है जहाँ पर इसका करेक्ट मीनिंग बनता है, तो इसीलिए यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। यहाँ पर आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ड मिस स्पेल्ड है। अबंडेंस, अटेंडेंस, एक्सेप्टेंस, एक्विंटेंस। तो अबंडेंस में ए आता है ई की जगह, जहाँ पर ये हमारा ई लिखा हुआ है, ये यहाँ पर ई है, यहाँ पर ए आता है, ABUNDANCE, अबंडेंस। इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है अबंडेंस की वो ये होती है जो ये होनी भी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो ए है, क्योंकि ए हमारा मिस स्पेल्ड हो रहा है इस समय। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, इसको आप बिल्कुल सही कर लेंगे। 8th क्वेश्चन है, ही जम्प्ड डैश द वेल टू सेव द ड्रोनिंग गर्ल, वह कूद गया कुएं के अंदर। जब भी हम कोई मोशन में अंदर की बात करते हैं, अंदर घुस रहा है, अंदर कूद रहा है, तो उसके लिए हम इन टू का प्रयोग करते हैं। अगर हमारे अंदर में के लिए मोशन हो रहा है यानी कि गति हो रही है, कोई भी हलचल हो रही है, तो उसमें हम इन टू का प्रयोग करते हैं। तो बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9, 10 की तरफ बढ़ते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, और ये क्वेश्चन हमारा है, रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस। आपको ये पैसेज पढ़ना है, उसके बाद यहाँ पर जो भी करना है वो क्या करना है, इसके करेक्ट आंसर ढूंढने हैं 9 और 10 में। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, ये मिस्टर किसिंग और ये एनी फ्रैंक वाले चैप्टर से आपको ये पैसेज दिया हुआ है। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड ए फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग्स who were beaten to death by the father because they quacked too much. Luckily, Mr. Kissing took the joke the right way. He read the poem to the class, adding his own comments and to several
other classes as well. Since then I have been allowed to talk and have not been assigned any extra homework. यानी कि उस टाइम की बात है जब मिस्टर किसिंग ने उसको होमवर्क दिया था और वो एक पोएम लिख करके लाई थी डकलिंग्स की, और जो उनके फादर हैं और उनकी मदर है उसके बारे में, कि उनका जो 3 बच्चे थे उनके स्वान के, और वहाँ पर उन्होंने तीनों बच्चों को इसीलिए मार दिए थे क्योंकि वो बहुत बोलते थे। तो इसमें कंपैरिजन उसने किया है मिस्टर किसिंग को एक स्वान से, और जो बच्चे को कंपेयर किया है वो किया है बच्चों से। यहाँ पर हम डकलिंग्स की जो कंपेरिजन है वो चिल्ड्रन से हुआ है, और फादर स्वान का जो कंपेरिजन है वो हुआ है किसिंग से। इस टाइप से ये हुआ है। तो यहाँ पर हम इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट करेंगे, क्योंकि उसकी जो मंशा थी वो यही है कि मैं इस पोएम के माध्यम से ये बताऊँ कि मिस्टर किसिंग मुझे बहुत परेशान करते हैं, मुझे बोलने नहीं देते हैं, तो इसीलिए वो इसे सिंबलाइज करती है डकलिंग्स को एनी से, और फादर स्वान को सिंबलाइज किया है उसने मिस्टर किसिंग से। क्वेश्चन नंबर 10 है मिस्टर किसिंग हैड असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज। मिस्टर किसिंग ने एक्स्ट्रा होमवर्क एनी को क्यों दिया था? क्योंकि वो उसे हेट करते थे? नहीं करते थे। एनी वाज पुअर इन मैथ्स, ये भी रॉन्ग है। एनी हैज़ मिसबिहेव्ड विद हिम, ये भी गलत है। एनी टॉक्ड टू मच इन द क्लास, ये सही है। एनी क्लास में बहुत ज़्यादा बातें करती थी, इसीलिए उन्होंने इसको अपना जो एक्स्ट्रा होमवर्क्स हैं वो दिए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे 10 क्वेश्चंस। इसके बाद 2 क्वेश्चंस आपके मंडेला वाले चैप्टर से हैं, महासीर वाले चैप्टर से है, बस कंडक्टर वाले चैप्टर से हैं। ये आपको खुद करने हैं और ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आई होप कि आपको पसंद आई होगी वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।